नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है और कौन सा स्टॉक है जिसने लास्ट वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरी तरफ से वो कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं यहाँ पे ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन दिखाऊं और समझाऊं कि आप वो देख के समझ के कैसे अपने काम को और अपने एनालिसिस को और अच्छा कर सकते हो। तो बस आप ये चीज़ समझ के ही ये वीडियो देखिए। तो चलिए आते हैं हमारे आज की वीडियो पे। अभी देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट कुछ खास इतना खराब नहीं था। ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लास्ट डे में भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का एक अपसाइड दिखाया था मार्केट में। एक बार हम चार्ट पे जाके देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी देखो, मैंने पता नहीं अभी कितने टाइम से ये मैं बोल रहा हूँ और ये जब से ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोगों को बोलना पड़ेगा। ये जो मार्च मंथ के कैंडल का हाई लो है ना, वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, विच इज 24,990 से लेके 22,280। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप देखो कि मार्च के बाद मार्केट है ना, वॉलीटिलिटी अगर हम बोले तो वो धीरे धीरे उसकी कॉन्ट्रास्ट होते जा रही है। आप एक तरीके से देख सकते हो कि वो बहुत ही नैरो डाउन होते जा रहा है मार्केट। ये बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखो, अभी खैर लास्ट वीक तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया था, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 24,600 से लेके 24,989। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट और अच्छा लग रहा है। उसके पहले तो मार्केट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइडवेज में ही है। और जो सपोर्ट है वो है 23,770 और उसके बाद 23,100 का। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो लास्ट डे जो फ्राइडे था उसमें मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया और यहाँ पे मार्केट एक अच्छा नीचे गिरा था लास्ट वीक में। बट अगर आप देखोगे तो हमने उसके हाई को ब्रेक कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये हाई ब्रेक हो 24,530, इन शॉर्ट 24,600 के ऊपर ही ज़्यादा अच्छा है मार्केट। अदरवाइज देखो एक रेंज में अटक गया है 24,600 से लेके 23,770 की रेंज। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप एक चीज़ देखना, मंथली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी है वो अभी भी मार्च के कैंडल से बहुत दूर है, जबकि अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी अभी ऑलमोस्ट नज़दीक आ रहा है। मार्च के कैंडल का बैंक निफ्टी का जो हाई है, मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, वो है 60,177। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने आपको है ना बहुत बार ये चीज़ के बारे में बोला है, कंसोलिडेशन अच्छा होता है अगर वो रेजिस्टेंस के नीचे हो या रेजिस्टेंस के ऊपर हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मार्केट है ना, मतलब जो हमारा बैंक निफ्टी है, उसने पिछले 4 हफ्तों से कंसोलिडेशन किया रेजिस्टेंस के ऊपर और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इतनी अच्छी रैली के बाद जो जून में हुई थी, उसके बाद ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है। टाइम करेक्शन आप बोल सकते हो, या फिर कभी कभी वो टाइम करेक्शन के साथ प्राइस करेक्शन भी करता है। बट अगर सिर्फ टाइम करेक्शन करे विदाउट एनी प्राइस करेक्शन तो भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे वो हुआ और अभी लास्ट वीक का कैंडल भी अच्छा बना है। एक बार अगर 58,710 लेवल ब्रेक करे तो 60,170 के लिए हमारा रास्ता ओपन हो सकता है। ये है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑब्वियसली 57,400 जो है वो हमारा सपोर्ट है। अब ये सारी चीज़ें मार्केट को देखने में अच्छी लग रही है, बट जो AI ड्रिवन मार्केट है, जैसे कोरिया जो मार्केट है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो गई है, वहाँ का मार्केट भी गिर रहा है। तो जो ऐसे बोल रहे हैं कि जो AI की रैली थी, जिसमें ऑब्वियसली एज अ इंडिया हमने तो पार्टिसिपेट किया भी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा AI थीम थे भी नहीं स्टॉक्स, बट जो कंट्रीज़ में थे वहाँ पे शायद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट जब ये रैली हो रही थी ना, तो एक तरीके से एज अ कंट्री और एज अ ये कंट्री का इन्वेस्टर मुझे दुख हो रहा था कि यार हम वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अभी जब वहाँ का मार्केट गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि चलो हमारा मार्केट गिर तो नहीं रहा है बिकॉज हमारे पास कोई AI रिलेटेड स्टॉक है ही नहीं।
बट खैर ये सारी चीज़ें होती रही लास्ट वीक में। और जो ईरान और यूएस और इजराइल का जो वॉर है, अभी वैसे इजराइल तो हट ही गया है पिक्चर में से, अभी ऐसा हो गया है कि ईरान और यूएस के बीच में ही चल रही है सारी चीज़ें, तो उसका भी टेंशन थोड़ा बढ़ा है लास्ट वीक में, उसके वजह से हमारा क्रूड ऑयल भी बढ़ा है। बट पहले हम एफआईएस को देख लेते हैं। अगर आप देखोगे ना, लास्ट वीक में एफआईएस ने सेलिंग की है कंटिन्यूसली, और उसके पहले वाला वीक में मैंने आपको बोला था कि एफआईएस की अच्छी बाइंग हुई थी। तो देखो ये एक चीज़ सही नहीं है, अगर ये वीक में भी एफआईएस की बाइंग आती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट आया नहीं है। और अगर आप मंथली डेटा को देखोगे तो खैर अभी ये जुलाई के महीने में एफआईएस की सेलिंग तो बहुत कम है, ये एक ऑब्वियसली कम खराब बात है, एकदम खराब नहीं। बट हाँ, अगर इनकी बाइंग आ जाएगी तो हमारे मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी हम लोगों को। अभी डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 170 मतलब 100.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो ये 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल मुझे आप लोगों को दिखाना है। मैंने आप लोगों को याद है बताया था जब क्रूड ऑयल ने अपना $86 का लेवल ब्रेक किया था, जो पहले सीज फायर की न्यूज़ आई थी उसके बाद जो लो लगा था उसको ब्रेक किया था रिसेंटली, जो वापस से जो सीज फायर वाली न्यूज़ आई थी उसके बाद। बट वापस क्रूड ऑयल वो लेवल को ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। क्रूड ऑयल का कूल डाउन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे कंट्री के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही ऊपर रहा तो हमारे मार्केट में भी प्रेशर रहेगा, जो हम लोगों को ये जो लास्ट वीक है ना उसमें हम लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा। वैसे लास्ट वीक में मार्केट में लार्ज कैप जो स्टॉक है, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल और जो लार्ज कैप स्टॉक है वो अच्छे चले, और जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें कुछ खास हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, वापस से ये 96.27 के आसपास आ गया है कंपेयर टू डॉलर। हमारा रुपया वापस वीक हो गया है, वैसे वीक ही है बहुत सालों से, बट अभी और वीक हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी आप वीकली एनालिसिस करते हो तो आप लोगों को ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। अभी आज के वीडियो में है ना, स्टॉक्स के लिए बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भेल शेयर किया था, वो भी अच्छा है, इनफैक्ट उसने अभी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। उसके बाद एक वीडियो में आपको डिलीवरी का बारे में बताया था, वापस से वो अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके पास आया। उसके बाद वोकार्ड करके जो है वो भी अच्छा चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और अभी के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो फार्मा इंडेक्स, हेल्थ केयर इंडेक्स, इवन मीडिया इंडेक्स भी अच्छा है, बट मीडिया इंडेक्स में है ना उतनी स्ट्रेंथ अभी आ नहीं रही है। मैंने आपको मीडिया इंडेक्स के बारे में भी बात किया था। बट आज का जो हमारा स्टॉक है वो है बायोकॉन। अब आप देखो ये बायोकॉन का है ना, एक बार मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देखो बायोकॉन का जो एक हाई है ना वो है 487, लेकिन 488 समझते हैं। और उसके बाद जो उसने लो, मतलब उसका जो एक जोन है वो है 488 से लेके 474, ये इसका ऑल टाइम हाई है। और ये बना था दिसंबर 2020 में। इसका मतलब ये है कि इसने मतलब कुछ खास किया नहीं है दिसंबर 2020 के बाद। बट अभी देखो रिसेंटली यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पहले आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा विच इज़ 425 से लेके 417। अभी आप देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो सेक्टर है वो भी अच्छा है। तो मैंने सोचा आपको ये स्टॉक भी थोड़ा दिखाऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, और वो हुआ था मई मंथ में। बट आप देखो ब्रेकआउट हुआ था, बट ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर थोड़ा कम था और नीचे थोड़ा ज़्यादा था। और उसके पहले ये स्टॉक ने, मतलब आप बोल सकते हो कि 350 से नॉन स्टॉप एक 435 तक का रैली भी किया था। तो मैंने जो आपको बोला कि कंसोलिडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ब्रेकआउट में। तो इसमें कंसोलिडेशन खैर यहाँ से तो हो ही रहा था 2025 से, पर इसने बाद में रेजिस्टेंस के आसपास ही कंसोलिडेशन किया। और अभी अगर आप देखोगे ना
यहाँ पे इतने सारे वीक के अनसर्टन कैंडल्स के बाद, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वीक को अगर कैलकुलेट करें तो 9 कैंडल के बाद उसने अपने कंसोलिडेशन के हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक किया था, बट ये वीक में क्लोज नहीं हुआ। बट आप देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये कैंडल में एक अच्छा मूव आया था, और ये वाले कैंडल में अच्छा मूव आया था, और वो टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग हुआ था, और यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आया और तभी वॉल्यूम भी वापस स्ट्रांग हुआ। और उसके बीच में जब भी ये मतलब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब वॉल्यूम भी कुछ इतना खास नहीं हो रहा था। तो अगर आप अभी इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर दिखेगा कि भाई इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो 488 490 के ऊपर होगा, जो 2020 के बाद होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल के बाद। बट उससे पहले ये जो नीचे जो थोड़ा बहुत स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है ना, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। तो आप ये स्टॉक को अपने ध्यान में रख सकते हो। अगर ये 440 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो 490 है, उसका ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप इसकी रेंज कैलकुलेशन कर सकते हो, और इसका आपका अपसाइड का लेवल आपको मिलेगा। इवन आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी अपसाइड लेवल को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर इसने अभी रिसेंटली जो ये लोज है इसका कंसोलिडेशन का, विच इज 406 से लेके, अगर मैं ये लो को भी कंसीडर करूँ 390 रुपए को, ये ब्रेक कर दिया तो वापस से ये स्टॉक खराब हो जाएगा। ये भी आप चीज़ ध्यान में रखना। देखो, हमारे लिए है ना स्टॉप लॉस रखना और हमारा एंट्री से ज़्यादा है ना हम लोगों को एग्जिट पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो कि विजय भाई एग्जिट के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने हमारे चैनल पे कल ही एक वीडियो पोस्ट किया है जिसके अंदर मैंने 2 स्टॉप लॉस की मेथड के बारे में डिस्कस किया है और 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मेथड के बारे में डिस्कस किया है। और यहाँ पे मैंने दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात किया है। तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, आप जाके देख लेना। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देख लेना। और अगर आप लोगों को ऐसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को कैसे स्कैन करते हैं और कैसे कोई अच्छे स्टॉक को हम लोगों को स्कैन करना चाहिए, पूरी प्रोसेस के बारे में या पूरे फ्रेमवर्क के बारे में समझना है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है वो कोर्स में कि कैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट को हम लोगों को ढूंढना है, कैसे उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात किया है। अगर वो सीखना है तो आप ज़रूर देख लेना। वैसे मैं अपने वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताता हूँ, बट क्या होता है ना, कभी कुछ बता दिया कभी कुछ बता दिया, एज पर जो होता है मैं बताता हूँ। वो कोर्स में मैंने प्रॉपरली सारी चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताया, तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपका स्टार ऑफ द वीक चार्ट कौन सा था। मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, और मुझे अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपका कमेंट जो है वो दिखाऊंगा भी। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बट खैर किसी का भी इतना कोई चार्ट जो था वो इतना अच्छा नहीं था, और अगर अच्छा था तो हमारे सेम ही थे, तो फिर मैंने वो डिस्कस नहीं किया। और अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को स्टार्ट किया है, तो आप उसके बारे में भी हमारे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। आपका स्टार ऑफ द वीक कौन सा चार्ट है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे ये वीडियो में कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।